भारतीय इतिहास के 5 गद्दार राजा जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अपने ही लोगों से गद्दारी की थी। भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने वीरता, त्याग और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन आज हम जिन 5 राजाओं की बात करेंगे उनके साथ जुड़ा है एक काला धब्बा, गद्दारी। घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये सटीक बैठती है भारत के कुछ ऐसे राजाओं के ऊपर जिन्हें इतिहास सबसे बड़ा गद्दार मानती है, जिन्होंने सत्ता के लालच में गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजित किया। हालांकि मुगलों और अंग्रेजों ने उनकी गद्दारी का भी उन्हें कोई इनाम तो नहीं दिया, बल्कि कई राजाओं को उनकी इस गलती की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी। तो चलिए आज उन्हीं भारतीय इतिहास के 5 गद्दार राजाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने न सिर्फ विश्वासघात करके दूसरे राजाओं को पराजय का सामना करवाया, बल्कि उनकी गद्दारी के चलते देश पर मुगलों और अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों से भी अधिक भारत पर राज किया। 5वें नंबर पर है राजा अभिराज। राजा अभिराज उत्तर भारत के अहीर वंश के एक शासक थे जिनका साम्राज्य छोटा था। वो अपने समय के शक्तिशाली शासकों के बीच संतुलन बनाकर चलने में विश्वास रखते थे, लेकिन यही नीति बाद में उनके विवाद का कारण बनी। वो बने एक गद्दार। ये वो समय था जब मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर सिकंदर एक के बाद एक साम्राज्य जीत रहा था और राजाओं का वध कर रहा था। फारसी साम्राज्य और प्राचीन मिस्र साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद अब वह अपनी अजेय सेना के साथ भारत की सीमा तक पहुंच गया था। अब सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला से हुआ, जिस पर राजा अभिराज का शासन था। अभिराज के पास 2 विकल्प थे। एक, राजा पोरस के नेतृत्व में बने भारतीय राजाओं के गठबंधन का हिस्सा बनकर सिकंदर के खिलाफ युद्ध करें, या फिर विदेशी आक्रमणकारी अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ गठबंधन कर ले। सिकंदर के प्रकोप से डरकर अभिराज ने उसके पास 200 किलो चांदी, 3000 मोटे बैल, 10,000 से ज्यादा भेड़े, 30 हाथी और 700 घुड़सवारों की एक सेना के साथ एक दूत भेजा और आत्मसमर्पण की पेशकश की। अभिराज राजा पर्वतेश्वर यानी पोरस की शक्ति और प्रभाव से ईर्ष्या करता था और इसीलिए उसने खुद को मजबूत करने का एक अवसर देखा। उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने में यूनानियों की सहायता की, उनके सैनिकों को रसद पहुंचाई और सिकंदर और उसकी पूरी सेना का अपनी राजधानी तक्षशिला में स्वागत किया। फिर उसने पोरस और उसके सहयोगियों के खिलाफ हाइड स्पेस के युद्ध में सिकंदर को अपनी सेना प्रदान की। इस युद्ध में राजा पोरस की सेना को हराकर सिकंदर ने जीत हासिल की, लेकिन सिकंदर को भारी क्षति हुई। कहते हैं उसने सिंधु नदी से लेकर अरब सागर तक के इलाके को तबाह कर दिया। शहर खंडर में तब्दील हो गए। यूनानियों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। वही कहते हैं कि यूनानियों ने केवल अभिराज का प्रयोग किया था। जब सिकंदर ने भारत छोड़ा तो यूनानियों ने अभिराज को देशद्रोही करार दिया। अभी प्रांत में मैसेडोनिया सेना के सेनापति यूडेमस ने राजा अभिराज को सत्ता से हटा दिया और फिर उनकी मृत्यु भी करवा दी गई। 4थे नंबर पर है मानसिंह। 21 दिसंबर 1550 को आमेर में जन्मे राजा मानसिंह प्रथम को भारत के सबसे बड़े गद्दार राजाओं में से एक माना जाता है। 1562 में 12 साल की आयु में वो अकबर की सेवा में चले गए और दिल्ली में शिक्षा प्राप्त की। अकबर ने उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी, जहां इन्होंने मुगल बादशाह अकबर के एक प्रमुख सेनापति के रूप में काम किया और फिर इन्हें अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। लेकिन 1589 में अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु के बाद मानसिंह ने 1589 से लेकर 1614 तक आमेर पर शासन किया और बिहार, बंगाल और काबुल जैसे प्रांतों में सूबेदार के रूप में काम किया। मानसिंह ने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था और अकबर के प्रति वो वफादार रहे, जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल है, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान चलाया था। यही वो समय था जब एक राजपूत दूसरे राजपूत के विरुद्ध हो गया।
उस समय जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे और देश को आजाद करवाने के लिए घास की रोटियां खाकर गुजारा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मान सिंह मुगलों का साथ देकर महाराणा प्रताप को पराजित करने की प्लानिंग कर रहा था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का विशाल युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह और महाराणा प्रताप का आमना सामना भी हुआ। कहते हैं महाराणा प्रताप ने मान सिंह के हाथी पर भाले से हमला किया, जिसमें उसका महावत मारा गया। लेकिन इस विशाल युद्ध में मुगल सेना बड़ी थी। तकनीकी रूप से अकबर की सेना ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन ये एक निर्णायक जीत नहीं थी, क्योंकि वह महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। महाराणा प्रताप ने युद्ध जारी रखा और बाद में अपने कई खोए हुए क्षेत्रों को वापस भी हासिल किया। अकबर और मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो विफल रहे। सोच कर देखिए, एक हिंदू राजा होने के बावजूद मुगल दरबार में सबसे बड़ा सेनापति बनना, अकबर के आदेश पर कई हिंदू राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ना, ये गद्दारी नहीं तो आखिर क्या था? नंबर 3 पर है मीर जाफर। 1691 में मीर जाफर का जन्म दिल्ली में हुआ। आगे चलकर मीर जाफर एक कमांडर इन चीफ यानी कि सेना के जनरल बने। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के पहले आश्रित नवाब के रूप में शासन किया। कहते हैं मीर जाफर ने गद्दारी का ऐसा नमूना पेश किया था कि उसकी हवेली का नाम ही नमक हराम की हवेली पड़ गया। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन उसे भी नवाब बनने का लालच था, जिसके चलते वो अंग्रेजों से जा मिल गया और उसने अपने ही नवाब की पीठ में छुरा घोंप दिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मीर जाफर ने अपने ही राजा से गद्दारी की, जिस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। जिसके बाद मीर जाफर नवाब की गद्दी पर बैठ गया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का मौका दिया और अंत में 5 फरवरी 1765 को अपनी मृत्यु तक वो बंगाल के नवाब के रूप में शासन करते रहे। जब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया जाता है तो उसके साथ देश के गद्दार के रूप में मीर जाफर का नाम भी आता है। दूसरे नंबर पर है महाराजा नरेंद्र सिंह। 1857 वो साल जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, जब जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ज्वालामुखी भड़क रही थी। उसी दौर में एक ऐसा राजा था जिसने अपने ही लोगों से गद्दारी की थी। वो था पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह। उन्हें पटियाला रियासत के शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, जिनके हाथ में लाखों लोगों की किस्मत थी। लेकिन इतिहास का कड़वा सच ये है कि पूरा देश आजादी के लिए खून बहा रहा था। राजपूत, मराठा, सिख, झांसी हर कोई लड़ रहा था। जब पंजाब खास करके सिख समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ चुना। महाराजा नरेंद्र सिंह ने न सिर्फ अंग्रेजों को राजनीतिक समर्थन दिया, बल्कि उनकी सेना को हथियार, रसद, संसाधन, घोड़े और रणनीति मार्ग पर सब कुछ उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही भूमि और अपने ही लोगों में फैले विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की खुलकर मदद की और अंग्रेजों के तलवे चाटने में विश्वास रखा। जनता ने इसे विश्वासघात माना, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म, अपने लोगों और अपनी धरती के साथ गद्दारी की थी। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद देश के सबसे बड़े गद्दार के बारे में। वो था जयचंद। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, तब तब उनके साथ एक गद्दार राजा का नाम भी लिया जाता है। वो है जयचंद। कन्नौज के गाहड़वाल वंश में एक शक्तिशाली राजा, जिसने लगभग 1170 से लेकर 1194 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्हें देश का सबसे बड़ा गद्दार बोला जाता है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण इतिहास भी है। दरअसल दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था, जो कि उनके दादा तोमर शासक अनंग पाल ने उन्हें सौंपा था, जिससे जयचंद नाखुश था। साथ ही उनकी बेटी संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से भगा कर ले गए थे, जिससे जयचंद काफी नाराज था। ऐसे में उसने बदला लेने का सोचा। उसी बीच मोहम्मद गौरी ने कई बार दिल्ली पर हमला किया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने कई बार युद्ध में हराकर उसे बार बार क्षमादान दिया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर फिर से हमला किया तो उस समय जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और जयचंद की गद्दारी के चलते पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए।
जिसके बाद उन्हें तड़पाकर मारा गया। हालांकि युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद संग विश्वासघात किया। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए जयचंद भी मारा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता तो मोहम्मद गौरी कभी दिल्ली नहीं जीत पाता, जयचंद को भी कभी गद्दार नहीं बोला जाता और शायद भारत पर कभी किसी मुगल का